इसको नहीं। जी सर, सर। आवाज आ रही? जी सर, आ रही है सर, आ रही है सर। चलो भाई, हम तैयार हैं। जी सर। सर, ये आज जो हम टॉपिक रखने जा रहे हैं सर, वो वेटनरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सर। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। जी सर। सर, आप तो हमारी परीक्षा लेने लगता है। अरे नहीं सर। आपका जो क्वेश्चन है हमें सब्जेक्ट बताइए। एनी हाउ चलिए, आज पहले दिन चर्चा हो जाएगी। जी। जो तक कुछ थोड़ा इसको, आ, तो बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग सर को अपना इंट्रोडक्शन दें। देखिए सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग आप जानते हैं कि सर यानी कि एमपी की नहीं, इंडिया की एक रेनॉल्ड फैकल्टी हैं। और सर यानी कि आपका जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय उसमें डीन रहे, और उसके बाद नानाजी देशमुख आपका जो विश्वविद्यालय है उसमें सर डीन रहे, और प्रेजेंट में सर राजस्थान में गंगानगर में यानी कि आपका टांडिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें डीन है। तो सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग यानी कि देख देख के ही बड़े हुए हैं, और मोस्टली स्टूडेंट सर से पढ़े ही होंगे आप लोग। अब आप लोग सर को इंट्रोडक्शन दें, और कैमरा ऑन करके सभी लोग इंट्रोडक्शन दें, फिर सर की क्लास स्टार्ट होगी। सरस्वती जी, डॉक्टर सरस्वती जी, इंट्रोडक्शन दें, कैमरा ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम डॉक्टर सरस्वती कनूज। सरस्वती, ध्यान आ गया। यस सर, वेरी गुड। मेरा नाम डॉक्टर सरस्वती कनूज है। मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस फ्रॉम कॉलेज से की। सर मैं भी बाहर से हूँ तो थोड़ा तुमको हम पहचान रहे हैं, ज्यादा परिचय मत दो, टाइम मदुरई जी का जा रहा है। ये चलिए ये पर चर्चा करेंगे। जी सर, तो डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं सर। क्लास आपने बोला था क्वेश्चन आंसर। हाँ चलिए, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं सर, क्वेश्चन आंसर। अभी कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? कितने अभी graduates? अभी आते जा रहे हैं सर इसमें, अभी तो सिर्फ 5-6 लोग हैं। अच्छा, जी जी। तो सबसे पहले सर बॉन को एक्सप्लेन कर लें सर। बोल। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्स, व्हाट इज बॉन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन। हमारे ख्याल से जी भदौरिया जी, जी जी जी। अपने ग्रेजुएट्स आ जाएं, हाँ जी, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में क्या होगा हाँ जी जी, बिल्कुल सर। कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे डिटेल में वहाँ नहीं पूछे जाएंगे। जी जी सर, सर। ठीक है ना, अपन हाँ चर्चा तो कर लेंगे। जी जी क्योंकि आपकी 10-12 यूनिट जो है सिलेबस में, जी जी जी। वो हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बस यही कि सर अपना जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना वही ज़्यादा आएंगे, हाँ, फैक्चुअल कम ही रहेंगे। राइट, जी सर। बिल्कुल सही है। जी सर। जैसे आपने बोला है बोन, तो बोन तो खैर चलिए, बोन को हार्ट, एक्चुअली दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जी जी हार्ट कनेक्टिव टिश्यू, जी जी। उसमें लेक्चर देने लग जाए तो आधा घंटा बोन में लग जाएगा। मेन ये है बॉडी किससे बनी हुई है, स्केलेटन में क्या होता है, जी 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 टोटल कितनी बोन्स हैं, जी कितने जॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में डिटेल बच्चों को आना चाहिए, जी। और हमारी ख्याल से आता भी होगा। जी जी। तो क्वेश्चन एक्चुअली मेन तो है कंप्लीट बॉडी जो बनी हुई है, कंप्लीट बॉडी में स्केलेटन के हिसाब में जी सर। हेड से लेके टेल तक जी जी कितनी बोन्स हैं, जी तो पार्ट बाय पार्ट बच्चों को आइडिया होनी चाहिए। जी सर। अब अभी चूंकि बच्चे कितने हैं उसके हिसाब में फिर हम सोचे बोले हैं ना, हाँ सर, आप स्टार्ट कर दें, आप तो जुड़ते जा रहे हैं सर। जुड़ते जा रहे हैं। जी जी अभी चूंकि पहला लेक्चर है,
जी सर। तो हमारे ख्याल से एरिया वाइज बच्चों को आना चाहिए। जी सर। जैसे कंप्लीट स्केलेटन अगर है, जी स्कल के बाद कंप्लीट स्पाइनल का जो एरिया है, जी सर। कौन कौन सी बोन है, जैसे मान लीजिए आप सर्वाइकल से शुरू करें जी सर। तो सर्वाइकल का नंबर 7 आना चाहिए। जी सर। उसके बाद थोरेसिक हो जाएगी, जी ठीक है ना, लंबार हो जाएगी, जी सर। उसके बाद सैक्रम हो जाएगी, जी सर। कॉक्सियल हो जाएगी। जी सर। ये तो बच्चों को पता है। जी सर। मेजर पॉइंट याद करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा डिफरेंसेस क्या है जी 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 एनिमल वाइज, जी ठीक है ना। जी सर। तो हमारा अनुरोध ये रहेगा कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जी जी सर। बच्चों को अपनी तरफ से कुछ क्वेरीज रखनी चाहिए, क्वेश्चन सर या कि मेरा सर ये मानना है थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाए, उसके बाद उनके क्वेश्चन ले लिए जाए सर। जैसे अपना वॉन्स हैं, जॉइंट्स हैं एंड मसल्स, ये हो जाएगा सर थोड़ा सा, और हार्ट हो जाएगा, और ये उसके बाद ये ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इनको ब्रीफ कर लें। उसके बाद सर क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से भी ले लेंगे और अपनी तरफ से भी हम रखेंगे सर। राइट। जी सर। इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हमारे ख्याल से जी एनाटॉमी, बाई चांस मैं अभी 4 साल से यहाँ एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ, जी जी सर सर सर। ठीक है ना। जी जबकि तो मैंने 72 में पढ़ाई किया था, जी 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 तो बच्चों को क्या मैं एनाटॉमी की चर्चा करूँ, जी जी सर। कंप्लीट हेड के बारे में, हाँ जी सर। हेड की इंपॉर्टेंट बोन्स के बारे में, हाँ 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 जी जी हेड के अंदर क्या क्या है, जी सेरिबेलम कहाँ है, सेरिब्रम कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है। उसके बाद कंप्लीट जो वर्टिब्रल कॉलम है आपको बताया, उसके बाद फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन है, स्कैपुला शुरू करेगा, जी स्कैपुला है, ह्यूमरस है, जी सर। रेडियो अर्ना, जी टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब नाम बार बार बताएंगे तो हमारे ख्याल से हाँ ये बच्चे भी सोचेंगे क्या है। नहीं नहीं, नाम की जरूरत नहीं है सर। मुझे लगता है जैसे यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ यानी कि जैसे बोन्स है, हाँ, जॉइंट्स हाँ, हैं, ये मतलब जो अपने इंटू पर्पस से जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप बिल्कुल से, सही, फैक्चुअल बिल्कुल सही। फैक्चुअल नहीं सर, है ना। एक्चुअली अगर मान लीजिए आपका जो इंटरव्यू बोर्ड बैठेगा हाँ तो हाँ भाई स्केलेटन का इंपॉर्टेंस क्या जी है, जी तो बिल्कुल। क्यों जरूरी, अब जैसे ठीक है सीधा ना? सीधा वो पूछ लिया कि वेटनरी एनाटॉमी डिफाइन करें, वो ये सीधे इस टाइप से हाँ पूछा जाएगा सर। हाँ, चलिए एनाटॉमी एक्चुअली बृहद हो गया। जी कंप्लीट स्टडी ऑफ द एनिमल बॉडी, जी कंप्लीट स्टडी ऑफ एनिमल बॉडी बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब एक्चुअली टॉमी मीन्स डिसेक्शन। जी टॉमी का मतलब है डिसेक्शन, काट पीट के बाद, काटने के बाद, बाहर से स्टडी करने के बाद आपको बोन को भी देखना है, बोन का स्ट्रक्चर भी देखना है, माइक्रोस्कोप में भी देखना है। कंप्लीट स्टडी करेंगे तो एनाटॉमी आ जाती है। ओके। अब उसकी डिफरेंट 10-12 ब्रांचेज हैं, तो सब अलग अलग पढ़ेंगे, हाँ उसकी बहुत ब्रांच जी जी है ना, जी सर। कम से कम 12 ब्रांच हो जाएगी। जी सर। सर ये नेक्स्ट जैसे अपन ले सकते हैं मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हाँ, स्केलेटल सिस्टम की तरह देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बॉडी को अगर सरवाइव करना है तो स्केलेटल सिस्टम एक प्रकार से बहुत बड़ा सपोर्ट है जी सर। जिसके ऊपर बॉडी खड़ी हुई है। अगर स्केलेटन ही नहीं रहेगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। हमारे जो पूरा ऑर्गन्स, शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, आप मान लीजिए चाहे हार्ट है, चाहे लंग है, चाहे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको पूरा कवर किए हुए तो केवल स्केलेटन ही कवर किए हुए है। तो अगर एनिमल चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, तो केवल स्केलेटन के सहारे। ऑर्गन्स जो प्रोटेक्टेड है, स्कल बनी हुई है तो स्कल इसलिए नहीं बनी हुई है जो कोई ज्यादा रोल कर रही है। उसका महत्व क्या है, एक प्रकार से हेलमेट का काम कर रही है कि अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट। तो कंप्लीट जो स्केलेटन है एक प्रकार से शरीर को, एनिमल को सपोर्ट देने के लिए, एनिमल के मूवमेंट के लिए, एनिमल के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके अलावा पूरा जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स जितनी भी हैं, वो बोन के अंदर से जो बिल्कुल हॉलो अपर्चर बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, उनके अंदर से बिजली की तार जो निकल रही है, तो पूरा स्पाइनल कार्ड उसके अंदर से आ रहा है और पूरा
पूरी जितनी भी नर्व्स हैं स्पाइनल कार्ड से लेके धीरे धीरे नर्व्स निकलेंगी और पूरी बॉडी में फैली हुई है। ये सब केवल स्केलेटन का वर्टिब्रल कॉलम जो कि उसका पार्ट है उन सब के कारण हो पा रहा है। स्केलेटन तो बहुत जरूरी है। जी अगर बाई चांस स्केलेटन डैमेज हो गया तो आदमी ज्यादा दिन जानवर ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जी सर। ऑस्टियो इसको अपन ऑस्टियोलॉजी बोल देंगे, ऑस्टियो स्केलेटन बोल देंगे, जी। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। रोल ऑफ जॉइंट्स। हाँ, जॉइंट्स बिल्कुल सही है। बिना जॉइंट के मूवमेंट संभव नहीं। जी सर। और कई प्रकार के जॉइंट हैं। जी। सबसे बड़ी बात है जो एनिमल का मूवमेंट के लिए जॉइंट है। जॉइंट के अंदर जो कैविटी है एक प्रकार से आप बोलिए साइनोवियल कैविटी, जी जी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल कैविटी है, आपने पढ़ा हुआ है साइनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं और जॉइंट को कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या होता है। साइनोवियल फ्लूइड आना चाहिए। जी। साइनोवियल फ्लूइड में क्या क्या होता है और साइनोवियल फ्लूइड का रोल क्या है। एक प्रकार से जॉइंट को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, चिकनाई बढ़ाने के लिए साइनोवियल फ्लूइड का इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ये जितने भी फ्लूइड हैं जॉइंट को अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जॉइंट्स की महत्ता है। और तभी जब जॉइंट अच्छे से काम करेंगे तो बोन की वर्किंग अच्छी होगी, मूवमेंट की वर्किंग अच्छी होगी। सभी ऑर्गन्स जहाँ जहाँ भी जॉइंट से रिलेटेड इनकी वर्किंग अच्छी होगी और एनिमल हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट सर, व्हाट इज द रोल ऑफ मसल्स इन लोकोमोशन। बिना मसल के लकड़ी का घोड़ा बना दीजिए तो खड़ा रहेगा, है ना। लकड़ी का घोड़ा बना हुआ बहुत अच्छा दिख रहा है, वास्तव में रियली घोड़ा दिख रहा है, पर चूंकि मसल नहीं है तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ना आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा। मतलब किसी प्रकार की बॉडी की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। जी जी। और मसल के कारण ही बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। जो घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा है, जी। एनिमल कई घंटों खड़ा हुआ है, जी जी। ये केवल मसल की स्ट्रेंथ के कारण ही है। जी। तो मसल और बोन दोनों मिलके नर्व की हेल्प से ये पूरी बॉडी काम कर रही है। जी सर। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सर। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए बच्चों को। जी। पहली बात तो जिन पशुओं में जैसे गाय भैंस है, जी जी। जिनको हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट, हाँ रूमिनेंट, जिनके पेट में रूमेन होता है। जी जी। और दूसरे हो जाएंगे नॉन रूमिनेंट, ओके। जिनके पेट में रूमेन नहीं होता है। तो जितने रूमिनेंट होते हैं इनका कंप्लीट सिस्टम जो है, आप देखिए बक्कल कैविटी मतलब मुंह से लेकर जब आएंगे, जी जी। तो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद ल्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, जी सर। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके पार्ट हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो बच्चों को क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ल्यूमेन का रोल क्या है। जी सर। हम लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है, जी। पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि गाय हमारी माता तब तक है जब तक वो घास खा के हमको दूध दे रही है। जी जी। अगर गाय घास न खाती होती जी। और घास खाने के बाद अगर दूध न देती तो शायद हम लोग माता के रूप में शायद ही उसको मान पाते थे। जी सर। तो देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण रोल है ह्यूमन का है। जी। और ह्यूमन के अंदर भी क्या महत्वपूर्ण रोल है। ह्यूमन तो एक प्रकार का कंसोर्टियम है, मतलब एक प्रकार का वो कंटेनर है जिसके अंदर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि 1 ml रूमेन के पानी में 10 to the power 10 बैक्टीरिया। अब आप इमेजिन कीजिए 10 to the power 10, ये कम से कम हो जाएगा 10 लाख से ऊपर। जी सर। और 10 to power 6 प्रोटोजोआ और 10 to power 3 फंजाई। जी सर। अब आप ये मान के चलिए हमारे, हाँ ये पॉइंट जरूर बच्चों को याद करना चाहिए, बाकी तो सब चीजें चल सकती हैं। जी सर। 1 ml रूमेन निकल के 1 ml बताइए, रूमेन के अंदर जो पानी है उसमें अरबों बैक्टीरिया, फंजाई, शाखाएं, और उनका काम है कि जो जानवर घास फूस चारा दाना खा रहा है
उसको पचाने में मदद करते हैं। एक ये महत्वपूर्ण पहलू अलग है जो कि नॉन रुमिनेंट्स है। और उसके बाद तो रेटिकुलम एक प्रकार से फिल्टर का काम कर रहा है, ओमेजम वो भी फिल्टर का काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत हो रहा है। और फिर इसके बाद एबोमेजम मतलब जो दूसरे नॉन रुमिनेंट पशुओं में स्टमक होता है। एक प्रकार से एबोमेजम हो गया गाय भैंस में, रुमिनेंट में, और डॉग में, और दूसरे एनिमल में स्टमक हो गया। और उसके बाद तो सभी पार्ट मान लीजिए आप, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज बराबर है। जी सर। और इनका मुख्य कार्य है खाना को पचाना, जी डाइजेशन करना जी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा जो खाना पचेगा एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से एब्जॉर्ब होते हुए कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन से पूरे शरीर की हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में जाएगा जहां पर उसका उपयोग होगा। सर। तो इतना छात्रों को, छात्र तो नहीं बोलेंगे, अब तो वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं जी जी और डॉक्टर बनने वाले हैं, जी तो उनको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो फुल कॉन्फिडेंस रिप्लाई देंगे। और आपके समीक्षा इंस्टीट्यूट से हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे बच्चों का सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये विशेष मिलती रहेंगी, स्टूडेंट को जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे सर। सर नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुख्य होता है लंग, जी ठीक है ना, जी सर। बाकी तो खैर ठीक उसके पार्ट है। और लंग का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को बॉडी में एब्जॉर्ब करना, जी ब्लड में एब्जॉर्ब करना, जी और उसके बाद हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उसको रिलीज उसको एब्जॉर्ब करके, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस करेगा, और लंग पूरा उसको वापस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। मेजर जो फंक्शन है जी जी सर। ब्लड को प्यूरिफाई करना है, और जी। उसका मेन काम हो रहा है जी जी थ्रू लंग्स। ओके सर। नेक्स्ट सर यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम अब डिटेल तो मेन देखिए, यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है? जी शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आदमी ने जो, जानवर ने जो खाया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जी इन सब का डाइजेशन होने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा। जी जी और जब मेटाबॉलिज्म होता है कई चीजें एक्सेस में रहती हैं, और वो चीजें पहले शरीर से बाहर निकलेंगी, क्योंकि शरीर में, अरे ब्लड में जितनी नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए फिल्टर होगा उतनी मात्रा ही रहेगी, और एक्सेस मात्रा ब्लड से निकाल के किडनी के द्वारा छान के यूरिन में निकाली जाएगी सर। तो पहले तो काम करता है यूरिनरी सिस्टम जी सर। ब्लड को कंप्लीट प्यूरिफाई करने के लिए। मैक्सिमम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, जी उनको बाहर निकाल के किडनी में लाएगा, और किडनी में नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स में यूरिनरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, और उन ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेशन होगा, और जो यूजफुल चीज होगी जी सर। शरीर की आवश्यकता के अनुरूप जी जी उसको पुनः एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी चीजें यूरिन के रूप में बाहर निकलती जाएंगी। तो मेन किडनी का सबसे बड़ा रोल है। शरीर के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, अगर वो नहीं निकलेंगे तो डिसीज कंडीशन इन डेथ, इसलिए उनका निकलना जरूरी है। तो एक प्रकार से मानिए कि किडनी जो है, शरीर के अंदर जो पॉइजन पैदा हो रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल पैदा हो रहे हैं, नुकसानदायक तत्व पैदा हो रहे हैं, उनको बाहर निकालने का, कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन का, छानने का काम करता है। देखिए सर ने अभी काफ़ी टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, और यदि आपको किसी टाइप का इन टॉपिक्स को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज करें और अपना नहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले हैंड रेज करें, ऐसे नहीं बोलना है, नहीं तो फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये सारे टॉपिक सर ने अभी बताया, जैसे बोन्स के बारे में बताया, जॉइंट्स के बारे में बताया, मसल्स के बारे में बताया सर ने, और सर ने अभी डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया, यूरिनरी सिस्टम बताया। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप अपना हैंड रेज करें। सर आपने इतना अच्छा क्लियर कर दिया, स्टूडेंट को सभी को समझ में आ गया है सर। मधुरिया जी सर। हमारे ख्याल से आज आपने हमारी परीक्षा ले ली। अरे नहीं सर, क्या है, बहुत बहुत सुपर, क्योंकि आपने सुबह बताया था जी कि सर। कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। जी जी पर कोई बात नहीं, चलिए हमारे बच्चे हैं, जी। मोस्टली हमारे
ये कई बच्चे दिख रहे हैं। नहीं नहीं सर, मोस्टली स्टूडेंट आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। हाँ, नहीं चलिए हम चाहेंगे कि देखिए सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है जी सर, और नॉर्मली इंटरव्यू में प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते बिल्कुल बिल्कुल यही है सर, प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी है हैं। सर। तो बच्चे बच्चों हमारे ग्रेजुएट्स को चाहिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस जी सर, और कुछ जनरल क्वेश्चंस। जी सर। उदाहरण के लिए आज हमारी गाय की पॉपुलेशन कितनी है हाँ सर, तुरंत सर ये मिल्क प्रोडक्शन कितना है। इस टाइप की एक जनरल क्लास मैं ले चुका हूँ सर आपकी एब्सेंस अच्छा, में ले सर। चुके हैं, वेरी गुड। ये मैंने कि ये बिल्कुल सही है। टेक्निकल चीजें सर आप ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, नहीं तो हमारा हमारा एक अनुरोध रहेगा। जी सर हम सर, तो कर चलिए अपना क्वेश्चन आंसर बना देंगे। जी सर सर। बच्चों के मन में कई बार जिज्ञासा होती है। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि आप हैंड रेज करें, क्वेश्चन पूछें। अगर बच्चे अपने अपने क्वेश्चन बल्कि दिन में भी तैयार कर लें जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको साझा कर दें, आप मुझको बताइए, हाँ, तो हाँ। उनको अपन थोड़ा बृहद रूप में तैयार करें, चर्चा करें, जी जी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी और चूंकि मोस्टली हमारे सब छात्र हैं, इसलिए कोई संकोच करने की बात नहीं है। जी खुल के क्वेश्चन पूछिए, इसलिए कि बीबीएससी में कई चीजें क्लियर नहीं हो पाती। जी। अब सब लोग डिग्री लेकर तैयारी कर रहे हैं। ये करोजी, सरस्वती एंड टीम सर सर आज सर मेरा आज हाँ सर मेरा सर न्यूट्रिशन से रिलेटेड था सर। न्यूट्रिशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर? हाँ, ये सब अभी आपके जो यूनिट है, पहली बात तो जितनी यूनिट है, अब मैं आज फ्रेंकली भदरिया जी अपने हिसाब में आज हमको टाइप कर दी कि आज शुरू किया जाए। जी यूनिट वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके, तैयार में से क्वेश्चन तैयार करते जी। सरस्वती जी, ये नेक्स्ट डे का डिस्कशन पॉइंट है। अभी जो डिस्कस नहीं। जी सर नहीं, सर नहीं, सर तो ये सर कोई बात नहीं। सर 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 सरस्वती से आपने क्वेश्चन पूछा है, जी जी न्यूट्रिशन क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी 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 सर। भाई। एक जर्सी गाय आपके पास है और उसका 20 किलो दूध हो रहा है डेली, आप क्या खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन रहता था। तो आपके पापा जी पूछने वाले हैं, कोई भी आपका किसान जाएगा कि एक गाय है जिसका दूध 20 किलो है, क्या कितना खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। तो इस तरह के प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या फीड उस समय अवेलेबल है, कौन सा सीजन है, कास्ट में क्या फर्क पड़ने वाला है। फिर साइंस जो आएगी, एनिमल की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ याद रहेगी, जनरल आइडिया रहेगी आपको। जी सर। उस आइडिया के बेस में जानवर कितने केजी खाएगा और उस केजी के अंदर कितना क्या क्या फाडर देंगे कि उसको कंप्लीट रूप से मिल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा अच्छे से, और उसके लिए आप लोग अपने मन की जिज्ञासा तैयार कीजिए और हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी। न्यूट्रिशन में मिनरल क्यों देना चाहिए, कौन कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट है। और वास्तव में भदरिया जी सर। अगर बच्चों को मिनरल्स के बारे में, जी सर। विटामिन के बारे में जी डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जी तो सर। न्यूट्रिशन का फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग भी करो कि क्वेश्चन तैयार करो और हम प्रोटोटाइप टाइप क्वेश्चन बता के उसमें रिप्लाई देते जाएंगे। चलो मैं प्रयास करूंगा कि आपका सिस्टमेटिक तरीके से तैयार हो जाए जी जी सर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के तो उसमें चर्चा करते जाएंगे। पर आप लोग जो पूछेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। सर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें सर। हाँ बताइए। सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहली बात तो हम लोगों को बोलते हैं कि जो पशु आपने डेयरी फार्म में रखा हुआ है जी सर। उसका महत्व किस लिए है। हाँ सर। अब क्या महत्व है, तो सबसे बड़ा महत्व रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। जी जी सर। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेकार हो गया तो जानवर बेकार होगा। जी सर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खैर ऑर्गन्स तो सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना? सर ये मैं सर एक यहाँ ऐड करूँ सर थोड़ा सा कि सर इसमें क्लोनिंग को डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है ना सर। क्लोनिंग का, जी सर। क्लोनिंग के लिए तो भैया डिटेल करना पड़ेगा। क्लोनिंग ऐसे नहीं आएगी हमारी ख्याल से। अच्छा अच्छा सर। क्लोनिंग बहुत डिटेल है और हमारी ख्याल से बीबीएससी के लेवल का कोई एक्सपर्ट पूछना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं एक सिंपल वे में मतलब उसका प्रोसेस नहीं सर, यानी कि क्लोनिंग से क्या क्या यानी कि बना किस टाइप से क्या, एक मोटा मोटा यानी कि सुपरफिशियल। नहीं, क्लोन से जैसे सीप का प्रोडक्शन किया कोई, इंडिया लाइन कहीं किया गया,
जी जी गाय का किया गया। जी जी तो क्लोन मीन्स सेल को लेके जी जी लैब में डेवलप करके जी सर सेम टाइप का एनिमल प्रोड्यूस कर दिया, जी तो उसको क्लोन बोल दिए। जी सर अब ऐसे है, उसका डीएनए वही रहेगा और उसके हिसाब में अगर एक सेल लेके डेवलप कर दिया, काफी काम चल रहा है, जी सर पर सक्सेस भी नहीं मिल पा रही है। इंडिया में 2 हुए हैं, पर उनकी भी मॉर्टिलिटी धीरे धीरे होगी। ये जैसे डॉली हुआ था सर, है ना सर, सीप हाँ का, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, जॉली बोल रहे हैं आप। करनल करनाल में जो आपका उसका आपने चूंकि ये पूछा है तो जी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जी जी सर सर जो आज की तारीख में जिसकी महत्ता है, जी सर क्योंकि क्लोनिंग में तो उतना सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो हमको लग रहा है। जी सर और देश में अगर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है जी सर तो उसके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सर इसको एक्सप्लेन कर दें स्टूडेंट के लिए सर। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक्चुअली जो आपके पास इंस्टीट्यूट्स में हाई यील्डिंग एनिमल है, जी तो हो क्या रहा है कि एक हाई यील्डिंग एनिमल है, सपोज कीजिए हमारे स्टूडेंट्स, अब भैया सॉरी स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, दे आर ऑल ग्रेजुएट्स। नहीं सर, आपके लिए तो स्टूडेंट ही है सर। आज की तारीख में वर्ल्ड में मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन एक गाय का एक दिन में कितना है? 132 लीटर्स। अपन इमेजिन करें ऐसे गाय कितनी हो पाएंगी, और अगर इसी तरह हमको मैक्सिमम एनिमल प्रोड्यूस करना है तो क्या करेंगे? जी अगर एक गाय को हम लेके ब्रीडिंग करते जाएंगे तो मान लीजिए उसके लाइफ में 12 बच्चे पैदा हो पाएंगे, कंप्लीट लाइफ। और अगर उससे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 120 बच्चे पैदा कर सकते हैं, कम से कम, अधिक कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक्चुअली क्या है, जो फीमेल है, जो काऊ है, उसका जो ओवा होता है उसको अच्छी क्वालिटी के सीमेन से लेके एम्ब्रियो बना के, और दूसरे जो फॉस्टर मदर है, जबलपुर में हम लोगों ने शुरू किया था गौशाला की अच्छी अच्छी गाय को लेके, जी सर उनकी टेस्ट एक प्रकार से जो दाई माँ बोलते थे ना, जी जी सर तो उसको फॉस्टर मदर यूज करते हैं, ओके हाँ जी सेरोगेट मदर यूज करते हैं। जी जी एम्ब्रियो डेवलप कर लिया एक्सीलेंट क्वालिटी गाय का, जी उसका ओवा निकाल लिया, जी सर ओवा ट्रांसफर बोलते हैं जी सर उसको, भी हार्मोनल थेरेपी के द्वारा जी करीब 8 ओवा, 10 ओवा, 12 ओवा एक साथ निकल आते हैं। जी सर ओवा पिकअप बोलते हैं, ओवम पिकअप। जी सर ओवा निकालने के बाद लैब में ले गए और उसका एम्ब्रियो डेवलप किया, फर्टिलाइज करने के बाद सीमेन से। जी सर इजीली होता है, जबलपुर में काम शुरू है। तो उसको एम्ब्रियो जब डेवलप हो गया तो वो एम्ब्रियो लेके फीमेल गाय, अच्छी गाय मतलब जो एम्ब्रियो पैदा कर दे अच्छा, जी जी तो उसके लिए हम लोगों ने गौशाला की अच्छी अच्छी गाय लिए थे, जी तो उसमें डेवलप करवाया, एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया, और धीरे धीरे फीटस डेवलपमेंट शुरू हो गया, उसके बच्चा पैदा हो जाएंगे। तो जो गाय हमारी बेकार पड़ी हुई हैं, गौशाला में पड़ी हुई हैं, उनको लेके छांट के अच्छे से तैयार कर लिया, वो एक प्रकार से फॉस्टर मदर का काम करेंगी, जी सर उनके अंदर फीचर डेवलप होगा, और आपके पास अगर 10 अच्छी अच्छी गाय हैं तो उनका ओवा तैयार करके एम्ब्रियो ट्रांसफर करते जाए अपन, तो मैक्सिमम एक्सीलेंट क्वालिटी हाई ईल्डर एनिमल जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जी यानी आप सोचिए एक गाय जिसका प्रोडक्शन मान लीजिए 60 लीटर है, जी तो सर उसके कंप्लीट लाइफ साइज में 10 बच्चा मिल पाएगा, 12 बच्चा मिल पाएगा। और अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया तो एक गाय से 100 बच्चे, 150 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये चल रहा है। सक्सेस तो खैर चलिए, एआई अपन ने इंडिया में एआई शुरू हुई, जी सर एआई के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसमें काफी सक्सेस है और अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर से। जी डॉक्टर कीर्ति, आप कुछ पूछना चाहें सर से क्वेश्चन? हाँ, डॉक्टर कीर्ति दौरे नागपुर के आसपास पहुंची हुई हैं। जी जी डॉक्टर कीर्ति बताइए। नो सर, अभी कोई डाउट नहीं है। ओके हाँ, क्वेश्चन बता के। कीर्ति एक्सीलेंट स्टूडेंट, मेरिटोरियस है, पीजी किया हुआ है, जी और अभी तक केवल स्टडी कर रही है कि सब क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर प्रियांशु भारद्वाज, यस सर। सर से पूछिए क्वेश्चन। प्रियांशु बताइए। गुड इवनिंग, आज पहला दिन है, पहली बात। हाँ, वेरी गुड। आप लोग तो ये काम कीजिएगा, व्हाट यू लाइक,
भदौरिया जी की क्लास जो है एक अच्छी क्लास हो जाए तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी बताइए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस रिवाइज होना संभव नहीं है। नहीं बिल्कुल भी और नहीं। आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, आपको पता है। तो पहली बात तो इंटरव्यू कैसे देना है उसके बारे में हमने लास्ट टाइम एक वीडियो भी दिया था और आप लोग तैयार भी कर रहे होंगे। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। Yes, sir. आई टू आई कॉन्टेक्ट विद द इंटरव्यू बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ अच्छे से, तो ये मान के चलिए इंटरव्यू बोर्ड आपसे कुछ पूछने वाला है, आपको आता है तो विद फुल कॉन्फिडेंस जवाब दीजिए। अब ये जरूर होता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको सब्जेक्ट आ रहा है, तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए किस तरह का नॉलेज आपको एडिशनल चाहिए जो कि जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो जाए, उसके बारे में हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ बदलिए जी। डॉक्टर नम्रता। सर एक प्रियांशु? क्वेश्चन। जी हाँ जी, पूछिए हाँ। प्रियांशु। बताइए। सर मतलब बेसिक फॉर्मुलेशन मतलब राशन का थोड़ा सा हम लोगों को पता लग जाता तो बेटर रहता, क्योंकि सर वो थोड़ी सी इशू रहता है सर। क्योंकि फील्ड में हम लोगों ने काम किया है तो सर वो 100% ही पूछेंगे कि राशन फॉर्मुलेशन आप बड़े जानवरों के लिए कैसे करेंगे, वेट के हिसाब से कैसे होगा। डॉक्टर प्रियांशु, यस सर। आपसे वो पूछेंगे नॉर्मल गाइडलाइन कि आपको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है। तो आपको नॉर्मल माइंड में सभी को आना चाहिए कि एनिमल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ये हमारे ख्याल से सबको थोड़ा बहुत याद करना चाहिए। पर अगर ये सब भूल जाइए आप तो थंब रूल बस याद रखिए। और थंब रूल में क्या है, मिनिमम 2.5% ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट। 400 kg की गाय है तो 10 kg हो गया ड्राई मैटर। और 10 kg ड्राई मैटर में आपको निकालना पड़ेगा उसका दूध कितना है। अगर 10 kg दूध है तो कम से कम 2.5 kg मिल्क प्रोडक्शन के लिए 1 kg कंसेंट्रेट। 10 kg के लिए कितना हो गया, 4 kg कंसेंट्रेट। मिनिमम 1 kg कंसेंट्रेट फॉर मेंटेनेंस, 5 kg कंसेंट्रेट हो गया तो 5 kg आप दूसरा कोई भी भूसा ग्रीन जो भी चाहते हैं ड्राई मैटर कंप्लीट करेंगे तो 10 kg ड्राई मैटर हो जाएगा और एनिमल का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो टोटल ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे वो डिपेंड करेगा क्या अवेलेबिलिटी है, भूसा है, ग्रीन है, ठीक है ना। और उसके बाद रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए आपको कितना कंसंट्रेट लेना पड़ेगा। ये 3-4 चीजें एक्सरसाइज कीजिए, फिर आपको जितना डिटेल चाहिए हम याद करवाएं, कोई चिंता की बात नहीं है और इसी क्लास में आपकी तैयारी हो जाए। डॉक्टर वंदना त्यागी, कोई क्वेश्चन है सर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर वंदना त्यागी। वंदना, हाँ बताइए। नमस्ते। पूछिए। घबरा रही हैं? सर ये न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन थे, यही राशन फॉर्मुलेशन और सर कितना केजी देना है, जो ओवरऑल यही पूछना था मेरे को। हाँ चलो, वहाँ पर आपको राशन फॉर्मुलेशन तो नहीं करवाएंगे हो पर पूछेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए पूछ लिया उन्होंने, आपको उदाहरण दिया मैंने, एक गाय 10 kg दूध दे रही है, बताओ हमारी गाय है, वो खुद बोल देंगे ना हमारे पास एक गाय है 10 किलो दूध दे रही है, आप बताओ क्या खिलाएंगे और कितना खिलाएंगे। तो 10 kg दूध दे रही है, ठीक है ना। 10 kg दूध के लिए कम से कम थंब रूल के हिसाब में 4 kg कंसंट्रेट मिक्सचर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक याद कर लीजिए, 2.5 kg कंसंट्रेट, 2.5 kg दूध के लिए 1 kg कंसंट्रेट मिनिमम। 10 kg दूध के लिए 4 kg हो गया। सर एक तो यानी कि सामान्य पशु है, एक यानी कि आपका प्रेग्नेंट है सर, तो दोनों का थोड़ा अलग अलग होगा, वो बता दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो दूध की बात चल रही है। अगर सामान्य पशु है जी। तो देखो ऐसा है,
हमारे ख्याल से न्यूट्रिशन का एक चैप्टर रखेंगे। जी सर। और अभी हमारे ख्याल से टाइम है आपके पास, तो मैं शुरू करूं फिर। जी सर कीजिए सर। न्यूट्रिशन में आप लोग कुछ जबलपुर में तो हमने काफी, खैर जबलपुर में, महू में, सब जगह चिल्लाया है, पढ़ाया है। एनिमल, गाय के लिए मेंटेनेंस के लिए अगर आपके पास भूसा है खिलाने के लिए, ओनली भूसा 1.5 kg कंसेंट्रेट देना पड़ेगा, कंप्लीट फॉर मेंटेनेंस। अगर ग्रीन खिलाने के लिए है कम से कम 10 kg, तो कंसेंट्रेट मेंटेनेंस के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार अगर लेग्यूमिनस फाइबर अवेलेबल है तो मेंटेनेंस के लिए कंसेंट्रेट मिक्सचर देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेंटेनेंस का पार्ट कवर हो गया। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए कंसेंट्रेट तभी लगेगा जब आपके पास ग्रीन खिलाने के लिए बिल्कुल नहीं है, या कि सेफ साइड मान के चलिए कि 1 kg कंसेंट्रेट हमको मेंटेनेंस के लिए खिलाना है। अब दूध के लिए, अगर दूध वाली है, अभी बताया हमने 1 kg कंसेंट्रेट मिक्सचर कम से कम 2.5 किलो दूध के लिए पर्याप्त है। 10 किलो दूध हो रहा है तो 4 किलो कंसेंट्रेट। अब आपने बोला अगर गाय प्रेग्नेंट भी है तब क्या करेंगे, तो कम से कम 1 kg कंसेंट्रेट एज ए प्रेगनेंसी अलाउंस दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अगर दूध नहीं दे रही है, प्रेग्नेंट है, तो 1 kg मेंटेनेंस अलाउंस और 1 kg प्रेगनेंसी अलाउंस, कम से कम 2 kg कंसेंट्रेट खिलाना पड़ेगा। तो इस तरह थोड़ा पॉइंट में रखेंगे और जस्टिफाई करेंगे तो कोई भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठेगा उसको सही मानना ही पड़ेगा। फिर भी सब लोग क्वेश्चन कुछ ऐसे तैयार कीजिए, अपने आप में पूछिए, तो हमारे ख्याल से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जी ऐसे तो फिर वन वे प्रोसेस से कुछ नहीं होता, आपके जो क्वेश्चन है ना वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं। टॉपिक्स आप लोग पढ़ के आइए और बेहतर रहेगा बलदेव जी सर। ये लोग अगर सब्जेक्ट यार, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हाँ जी सर। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जी सर। एक दिन में कितने सब्जेक्ट कवर करना, मान लीजिए कल केवल न्यूट्रिशन ही कवर करना, जी सर। तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ के आए, हाँ, और हाँ। फिर अपन चर्चा करें, जी, तो जी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर रीना डोडवे, डॉक्टर रीना। सर ऐसे ही जी सर, ऐसे ही बर्ड्स का और सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए प्लीज सर। हाँ, बर्ड्स में क्या चाहिए, कौन सी वाली, व्हाइट लेग, लेयर बर्ड? हाँ सर, लेयर दोनों का थोड़ा थोड़ा। देखो ऐसा है, आपको पहली बात तो सभी स्टेज के बारे में आना चाहिए। चिक हो गई, ग्रोवर हो गया, लेयर हो गया, ब्रीडर हो गया। चिक और ग्रोवर में आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चिक्स की फीडिंग तो आपको एडलिप करनी है। अब एडलिप करनी है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या रहेंगे। अगर लेइंग स्टॉक है तो 20% प्रोटीन, 2900 किलो कैलोरी एनर्जी पर केजी फीड, ये दाना बनाएंगे। और चिक्स को एडलिप खिलाना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसके लिए पर्याप्त है। ग्रोवर स्टेज में चूंकि रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो यहाँ पर 16% प्रोटीन और 26, 27, 2800 किलो कैलोरी एनर्जी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में ज़्यादा एनर्जी नहीं देना है। और डॉक्टर कीर्ति दोहरे ने खूब पढ़ा हुआ है, वाई फीड रेस्ट्रिक्शन इन पोल्ट्री। तो फीड रेस्ट्रिक्शन मेनली करना है ग्रोइंग स्टेज में। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका भूल गया हो तो याद करिएगा। वाई फीड रेस्ट्रिक्शन, बर्ड्स में जब अंडा दे रही है तो वहां पे फैट सिंथेसिस काफी तगड़ी होती है, और अगर फैट सिंथेसिस होगी तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब एक प्रोडक्शन में एडवर्स इफेक्ट होगा। इसलिए ग्रोइंग बर्ड्स में फीड रेस्ट्रिक्शन करते हैं, जिससे एनर्जी लिमिटेड मात्रा में कंज्यूम हो और फैट डिपोजिशन एडिपोज टिश्यू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कम हो। उसके बाद आती है लेइंग स्टॉक। तो लेइंग स्टॉक में डिपेंड करेगा आपका इनिशियल प्रोडक्शन है, मतलब दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेइंग, उसके बाद मिड स्टेज,
उसके बाद लेट स्टेज। तो मिड स्टेज में नॉर्मली 18 थोड़ा प्रोटीन की क्वांटिटी अधिक रहेगी और उसके बाद ग्रेजुअली प्रोटीन कम होती जाएगी 18%, उसके बाद 18, 17, 16 तक ले जाइए आराम से। और एनर्जी कंटेंट अराउंड 2800 किलो कैलोरी एमई पर केजी। ये आपको 3-4 फीडिंग स्टैंडर्ड मिलेंगे और सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, पर इसी के हिसाब में फीडिंग करनी है। तो केवल फीड रेस्ट्रिक्शन करना है ग्रोइंग स्टेज। लेइंग स्टेज में बर्ड को जितना कंज्यूम कर सकती है आराम से दीजिए उसको फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये तो क्वांटिटी आप फीड की हो जाएगी, अब कितना बर्ड कितना फीड खाएगी कौन सी बर्ड। नॉर्मली लेइंग बर्ड की इंपॉर्टेंट रहती है क्वांटिटी, डिपेंड करेगा। अगर अर्ली स्टेज है तो करीब 80 ग्राम पर डे एवरेज, और उसके बाद जैसे जैसे वीक बढ़ता जाएगा 30 वीक में 90 ग्राम, 40 वीक में 110 ग्राम, और उसके बाद 120 ग्राम, 130 ग्राम, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी फीड इंटेक बढ़ता जाएगा 150 ग्राम पर डे। और फिर ग्रेजुअली क्या है 72 वीक के बाद आपको धीरे धीरे कलिंग करना है। तो पहली बात तो आपको आना चाहिए कि पर डे कितना कंजम्पशन है। इसमें कई बार क्लियर होती है, एक बर्ड कितना खाएगी एक दिन में, सर 200 ग्राम 300 ग्राम, कई बार ऐसे रिप्लाई आते हैं जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपको कि हाँ एक बर्ड को एक अंडा देना है, कितना फीड खाएगी, मैक्सिमम 120 ग्राम, 100 ग्राम, 110 ग्राम, वो अंतर आता है। ये वैल्यू आप याद रखिए। त्यागी मंदना नहीं, किसने पूछा था क्वेश्चन ये प्रियांशु ने पूछा था। Yes, sir. प्रियांशु, Yes, तो बेटा आप लोग और अच्छे से पढ़ के आइए और हमको थोड़ा टॉपिक बताइएगा, तो खैर रिप्लाई तो यही रहने वाली है। डॉक्टर अभिनव वर्मा जी, कोई क्वेश्चन आपका? अभी मेरी तरफ से क्वेश्चन हो रहा है, हाँ सर की तरफ से क्वेश्चन आप लोग आंसर करना है। ब्रीडिंग बर्ड की फीडिंग में और लेयर की फीडिंग में अंतर क्या रहेगा, अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक ने हैचरी खोला हुआ है, हैचरी में जो बर्ड्स रखी गई हैं फॉर हैचिंग पर्पज, चिक प्रोडक्शन पर्पज, और फार्म तो वही एक प्रोडक्शन होगा, और एक तरफ लेइंग फार्म है, तो दोनों को फीडिंग में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? बताइए, आंसर कीजिए सर को। दोनों लेइंग स्टॉक है, व्हाइट लेग हॉर्न बर्ड है, एक पेरेंट है एक कमर्शियल है। कमर्शियल पोल्ट्री एक प्रोडक्शन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेरेंटल स्टॉक ब्रीडिंग जिसको ब्रीडिंग स्टॉक बोलते हैं, एक प्रोडक्शन फॉर हैचिंग पर्पज, चिक प्रोडक्शन। दोनों को फीडिंग में अंतर रखना है कि नहीं रखना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आंसर नहीं आएगा तो कुछ चर्चा करेंगे। जी। हाँ सर रखना चाहिए। हाँ, आप कैमरा क्या होगा? आप कैमरा ऑन कर लिया करें ना सर, से जब नहीं आंसर कर रहे हैं कैमरा ऑन कर लिया। हाँ वंदना बिल्कुल सही बोला है, क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो लेइंग बर्ड होती है ना उसको एक्स्ट्रा देने की जरूरत रहती है क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए है, और जो ब्रीडिंग पर्पज के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन फीडिंग, क्योंकि ज्यादा फैटी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, फीड रेस्ट्रिक्शन अलग चीज हो गई, दोनों के न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, फीड कंपोजिशन में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? सर एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, लेकिन डिफरेंस जरूर होगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो आप सभी लोग, हमको थोड़ा आइडिया लग गई ना। देखिए ऐसा है, लेयर फार्म जिसने खोला हुआ है, लेइंग बर्ड्स उनका एक प्रोडक्शन हो रहा है ओनली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक बार बर्ड ने अंडा दे दिया, उसके बाद अंडा किस लिए काम में आ रहा है? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब एक्सीलेंट, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। दूसरी तरफ जो ब्रीडिंग फार्म तैयार किया गया है, ब्रीडिंग बर्ड से जो अंडा पैदा हो रहा है, उसका काम यहाँ नहीं खत्म हुआ है, अब उसका काम आगे होने वाला है कि अंडे के द्वारा चिक प्रोडक्शन होगा। तो अंडे के द्वारा चिक प्रोडक्शन तभी होगा जब अंडे में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी एक्सीलेंट होगी। और नॉर्मली
पोल्ट्री फार्म में देखिएगा आप, जो लेयर फार्म होंगे, विटामिन की क्वांटिटी, मिनरल्स की क्वांटिटी कम रहती है। पर यहाँ अंडे से चिक पैदा होना है, तो अगर विटामिन की कमी अंडे में रहेगी, मिनरल्स की कमी अंडे में रहेगी, तो चिक प्रोडक्शन बहुत कम होगा, चिक की मोर्टिलिटी अधिक होगी और वो ब्रीडिंग फार्म लॉस में जाएगा। इसलिए कई सारे मिनरल्स हैं और कई विटामिन हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ब्रीडिंग बर्ड्स की डाइट में अधिक होती है और लेयर बर्ड की नहीं होती है। तो दोनों के डाइट में मेन जो अंतर आने वाला है, दैट इज फॉर मिनरल्स और विटामिन्स। सो मिनरल्स विटामिन्स की क्वांटिटी ब्रीडिंग बर्ड्स की डाइट में अधिक होगी और लेयर बर्ड की डाइट में कम रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कम क्वांटिटी से बर्ड का एक प्रोडक्शन तो अच्छा होगा। अंडे में क्वांटिटी कम रहेगी तो आदमी को खाना है, उसकी इच्छा है, उसको क्या मिलना है अलग बात है। ये अंतर रहता है। ब्रीडिंग बर्ड में ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। तो आप जितने भी फीडिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ब्रीडिंग बर्ड्स के लिए रिक्वायरमेंट में क्वांटिटी अधिक रहेगी, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी तो दोनों का काम एक प्रोडक्शन है। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का है? डॉक्टर नम्रता? डॉक्टर शुभम यादव? सुनील पटेल जी? सर जैसे कड़कनाथ में उसका बॉडी वेट बहुत धीरे गेन होता है और उसको खाना भी मतलब वेट भी ज्यादा लगता है सर। तो ये मतलब मुझे डिफरेंस चाहिए था कि से जो कमर्शियल बर्ड्स है अपने देसी बर्ड से, उससे वो कड़कनाथ कैसे अलग है थोड़ा। अच्छा, डॉक्टर रीना? रीना, कड़कनाथ में जेनेटिक पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत कम है और एक प्रोडक्शन पोटेंशियल भी कम है, इसलिए उसका ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली कम रहेगा। और जब ग्रोथ रेट कम होगा, फीड उतना ही खाएगा, फीड एफिशिएंसी कम होगी, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक हो जाएगी। ब्रॉयलर को आप बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए। लेयर बर्ड तो ठीक है, आप ब्रॉयलर से तुलना कीजिए। ब्रॉयलर का जेनेटिक पोटेंशियल इतना अधिक है कि वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर 1 किलो पहुंच जाएगा। पर चिक रहेगी तो 400 ग्राम हो पाएगी, कड़कनाथ रहेगा 4 हफ्ते में 200 ग्राम ही हो पाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफरेंस। पहली बात तो ये है। कड़कनाथ की आपने बात किया है, तो कड़कनाथ के बारे में 2-3 चीज ध्यान रखिएगा। कड़कनाथ ब्रीड इज ए प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश एंड प्राइड ऑफ झाबुआ। पर किस लिए फेमस है? दैट इज फॉर दी एफ्रोडिसिएक प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी वास्तव में अगर देखें आप तो कहाँ मिलेगी? इन दैट रीजन। क्योंकि झाबुआ रीजन में जो उसको हर्ब्स मिलती थी, जो उसको मिनरल्स मिलते थे, जो एलिमेंट्स मिलते थे, जो सॉइल में एलिमेंट थे, सर्टेनली बी फिटिंग फॉर दैट एफ्रोडिसिएक प्रॉपर्टी। अब हम लोग उसको कमर्शियल फॉर्म में प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं, डाइट अलग खिला रहे हैं, अपन फीड बना के खिला रहे हैं, ग्रेजिंग भी नहीं हो रही है, तो उनको जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रही है सर्टेनली डिफरेंट है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, वो जो कड़कनाथ हम सोच रहे हैं झाबुआ वाली, वो नहीं इस मिलेगा। कड़कनाथ की क्वालिटी में अंतर आए। पर चलिए, पब्लिक को तो कड़कनाथ पता है, कहीं भी ले जाके बेचिए, 500 रुपए 600 रुपए में कड़कनाथ बिक जाती है अच्छे से। मेन रीजन ये। हाँ, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में कोई आपसे ये नहीं कि प्रोटीन क्या होता है, फीड बताइए, क्लासिफाई कीजिए, और थोड़ा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन। जी, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें चेक करनी है आपको। राइट। हाँ, जी, और बताइए। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थोड़ा यूरिया टॉक्सिसिटी एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा दीजिए सर। यूरिया टॉक्सिसिटी का मैकेनिज्म तुमसे वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में कौन पूछने वाला है? एनी हाउ, चलो। यूरिया इट इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस। यूरिया फीडिंग क्यों करना है?
इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द ruminant. ठीक है ना? जितनी प्रोटीन जानवर को, प्रोटीन तो हम नहीं बोलेंगे, एक्चुअली काउ बफेलो ruminants प्रोटीन चाहिए, कहाँ से चाहिए? फ्रॉम एनी सोर्स. जब ruminant प्रोटीन जाएगी, दैट इज फर्मेंटेड टू मोस्टली 90%. अगर प्रोटीन भी है, अमीनो एसिड भी है, या यूरिया है, नाइट्रोजन सोर्स है, कुछ भी है, ये फर्मेंट होकर अमोनिया ही बनेगी. और वो अमोनिया दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कन्वर्टेड इनटू माइक्रोबियल प्रोटीन. और वो प्रोटीन फिर आके जाके डाइजेस्ट होगी और एनिमल को अच्छी क्वालिटी प्रोटीन मिलेगी. इस साइंस का उपयोग करते हुए, फंडामेंटल का उपयोग करते हुए, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग यूरिया फॉर द एनिमल फीडिंग. यूरिया फीडिंग के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, कितना खिलाना है, क्यों खिलाना है. तो क्यों खिलाना मैंने बता दिया. चीपेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज यूरिया. कितना खिलाना है? मैक्सिमम 3% ऑफ द कंसेंट्रेट मिक्सचर. मैक्सिमम. अगर एक गाय को आप 10 किलो कंसेंट्रेट मिक्सचर खिला रहे हो तो उसका 3% निकाल लीजिए. उससे अधिक नहीं. 300 ग्राम हो गया ना 10 kg में, नो प्रॉब्लम. यूरिया फीडिंग जब भी करना है, इट शुड बी ग्रेजुअल. एक दिन में ही आप पूरा इकट्ठा क्वांटिटी मत शुरू कीजिए. अगर यूरिया फीडिंग करना है तो आज 50 ग्राम से शुरू किया है, कल 60 ग्राम कीजिए. ग्रेजुअल खिलाने में क्या होगा, ह्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अपने आप को ग्रेजुअली एडाप्ट करेंगे यूरिया यूटिलाइज करने के लिए. और तब ग्रेजुअली यूरिया यूटिलाइजेशन विल बी मोस्ट एफिशिएंट बाय द एनिमल्स. अब क्वेश्चन आ रहा है कि यूरिया टॉक्सिसिटी. हमारे किसान भाई, यूरिया नो डाउट चीपेस्ट सोर्स फॉर द एग्रीकल्चर आल्सो. खेत में ले गए, बोरी बना के आराम से खेत में जुताई कर दिए हैं, बुवाई कर दिए हैं, यूरिया डाल दिए हैं, और बाई चांस बोरी रखी हुई है, खुली हुई है, उनने अपना नाश्ता करना, खाना खाना शुरू कर दिया है, और बाई चांस पशु ने गया, वो भी यूरिया खा लिया. यूरिया खाने के बाद अगर यूरिया कंटिन्यूअस अधिक मात्रा में जानवर ने खा लिया तो क्या होगा? इमीडिएट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. तो अमोनिया की मात्रा इतनी अधिक प्रोड्यूस होगी, गैस बनेगी. तो पहली बात तो वो गैस क्या करेगी? लंग को डैमेज करने वाली है, रेस्पिरेशन को इफेक्ट करने वाली है. और इसके अलावा जब यूरिया एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड का पीएच एल्कलाइन होगा, और पीएच चेंज होने से जितने भी एंजाइम्स हैं मोस्टली जिनका पीएच एल्कलाइन नहीं होना चाहिए, देयर एक्टिविटी विल बी डिस्टर्ब, इनएक्टिवेटेड. और नॉर्मली रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर डिस्टर्ब और डेथ ऑकर्स इमीडिएटली. तो यूरिया टॉक्सिसिटी का मेन सबसे बड़ा अंतर है, मेन सबसे बड़ा कारण जो है मैक्सिमम अमोनिया प्रोडक्शन सडनली. तो अगर सडन प्रोडक्शन हुआ है तो उसके लिए फिर तरीका क्या है? ठंडा पानी पिलाइए, सिरका पिलाइए. हाँ, वेरी गुड. विनेगर सर 2 से 4%. हाँ, बिल्कुल सही है. सिरका पिलाइए. कुछ नहीं मिल रहा, गुड़ घोलिए, गुड़ पिलाइए. मतलब अमोनिया को किस तरह एफिशिएंटली माइक्रोब्स यूटिलाइज कर सकते हैं, पीएच कैसे आपको ह्यूमन का चेंज करना है, ब्लड का पीएच कैसे चेंज होगा, ये सब टेक्नोलॉजी आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना है. और एनिमल बचता भी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है. अगर कुछ भी नहीं किया जाएगा तो डेथ इज बाउंड टू अकर. डिपेंड करेगा कितनी यूरिया खाया हुआ है. सर स्टूडेंट की तरफ से एक क्वेश्चन है सर. बताइए. सर ये अपना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं सर, और क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी गुड. जी सर. हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन भदरिया जी, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए. वास्तव में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो मैंने स्टूडेंट की तरफ से रखा है सर. हाँ, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग. जी, पहली बात ये है, ये बिल्कुल सर. मैं कई जगह जब लेक्चर देता हूँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में भूखमरी थी. उसके बाद हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति का सबसे जो लीडर था पंजाब. जी. पंजाब लीडर हुआ
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा और ग्रेजुअली जो आदमी का स्वभाव होता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर की क्वांटिटी बढ़ाते गए, और जब फर्टिलाइजर बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, प्लांट की इम्यूनिटी कम होगी, और जब इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन बढ़ने लग जाएंगे, और उसका कारण हुआ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की मात्रा ग्रेजुअली इतनी अधिक होती चली गई कि आज की तारीख में पंजाब ऐसा प्रदेश है जहां पर कि मैक्सिमम कैंसर पेशेंट मिलेंगे। जी सर, बिल्कुल। और चंडीगढ़ से एक ट्रेन चलती है जोधपुर, उसका नाम दिया गया है कैंसर पेशेंट ट्रेन। जी सर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे आ गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है बिना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स के यूज किए हुए आप जो फार्मिंग करेंगे दैट विल बी ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब इनऑर्गेनिक आपने यूज नहीं किया है, और उसके लिए जो फॉडर भी यूज करेंगे, जिस फील्ड में यूज करेंगे, उस फील्ड में भी कम से कम 3 साल तक किसी भी प्रकार का केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं यूज होगा। जी। तो आपको जो फॉडर खिलाना है वो भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जो आप फीड खिलाएंगे वो भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा एडवांटेज है, मनुष्य के शरीर को अगर हेल्दी रखना है तो जो उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने वास्तव में अभी भी यही चल रहा है, मैक्सिमम पॉइजन ही खा रहे हैं। और चाहे आप जिस प्रकार से देख लीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम दूध भी पी रहे हैं ना, तो हम तो भाग्यवान है, मान लीजिए कि बाई चांस आज 40 साल से दूध हमको सही मिल रहा है, जी सर। अपने फार्म से मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। जी। पर दूध कैसा है, पनीर कैसा है, कहाँ नकली है। इसलिए साथियों, जीवन को बचाना है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी है। और सीधा फंडा है, किसी भी प्रकार का केमिकल का ऐसा उपयोग न किया जाए जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। जी। तो मोस्टली फर्टिलाइजर का यूज नहीं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का यूज नहीं। अब उसमें ड्रॉबैक क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑलवेज कॉस्टली, तो उसमें थोड़ा पैसा अधिक खर्चा करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ पंजाब में, पंजाब के बॉर्डर में बैठा हूँ, यहाँ पंजाब के लोग अपने खाने के लिए हमारा सर्वती गेहूं मंगाते हैं, बिल्कुल सही। ग्वालियर से। हाँ। तो बहुत महत्व है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है आपको बेसिक बता दिया है कि जो फॉडर भी पैदा करना है वो भी कम से कम 3 साल तक उस फील्ड से पैदा होनी चाहिए जहां पर किसी प्रकार का केमिकल, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड यूज नहीं हुआ है। तो मतलब फॉडर आपका ऑर्गेनिक हो गया। अब आपको पानी पिलाना पड़ेगा, तो नाले का पानी काम नहीं करेगा, नदी का पानी ऐसे गंदा काम नहीं करेगा। मतलब उसको पानी भी आपको बोरिंग बनाना है, जो भी बनाना है, मीठा पानी पिलाना है तो पानी भी शुद्ध हो जाएगा। तो मेन पानी हो गया, खाना हो गया, और बाकी फिर आपका अगर इतना कंट्रोल कर दिया आपने तो दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आप लोग डॉक्टर साहब लोग, यूज ऑफ एंटीबायोटिक वेरी लिमिटेड, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इस तरह एंटीबायोटिक का यूज भी बहुत कम है। एक ये भी क्वेश्चन बनता है बदरिया जी। जी सर। एंटीबायोटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जी। इन सब चीज ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी जी। और ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मैं सर की तरफ से पूछ रहा हूँ आपको, इसी से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसमें फुली, यानी कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है? वेरी गुड, सिक्किम सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कब हो चुका है फुली? ये कब से, किस ईयर से? कितने साल पहले से? सॉरी सर, हाँ, हमारे ख्याल से 3 साल हो गया ना? जी सर। थोड़ा अधिक हो गया हाँ सर। है ना? जी हाँ, सर। ठीक है, गुड क्वेश्चन। और एक एमपी से रिलेटेड ही है, ऑर्गेनिक फैक्चुअल है, ऑर्गेनिक यानी कि फार्मिंग से। एमपी में सबसे पहले ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ? सर झिरी विलेज बैतूल। नहीं नहीं नहीं।
ये भदौरिया जी बताएंगे। इंदौर से स्टार्ट हुआ है सर। इंदौर, जी जी। इंदौर हमारे ख्याल से किसी एरिया को, हाँ एरिया में ही सर, पूरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग मतलब वहाँ राइट से स्टार्टिंग, राइट राइट। पूरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं सर, स्टार्टिंग। एक्चुअली पहले हमारे यहाँ अभी भी देखिए आप, अभी तो खैर बहुत कम एरिया बची है, जी जी सर। रिमोट एरिया। जी जी हाँ आज से 50 साल का हमको पता है कि हम लोग के गांव में यूरिया यूज करना हाँ हाँ नहीं शुरू की गई थी, बिल्कुल और किसान मना करता था। जी जी। तो अभी भी रिमोट एरिया है, हाँ अभी भी, बिल्कुल रिमोट एरिया। जैसे बालाघाट में कोदो कुटकी वगैरह जो करते हैं ना इस टाइप से सर। जहाँ पर कि वास्तव में ओनली हाँ रेन फेड जी जी कल्टीवेशन ही होता है, जी 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 अभी भी कई जगह आपको मिल जाएंगी। हाँ पर चलिए अब आजकल हर जगह दवाइयाँ पहुँच गई हैं। जी जी या तो किसान नहीं यूज करेगा तो एजेंट लोग हाँ वो पहुँचा कर देते हैं। जी जी। अच्छा एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट की तरफ से आपसे सर। हाँ बताइए। सर ये जो वल्चर वर्ड्स है ना वो निगे एकदम से देखा जा रहा है कि ख़त्म हो गई हैं, तो इस टाइप की हाँ और जी वल्चर का हमारे ख्याल से सभी को पता होगा। जी डाइक्लोफेनिक, जी 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 डाइक्लोफेनिक पेन रिलीव करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती थी, जी जी तो डाइक्लोफेनिक इज ए पॉइजन मान लीजिए आप फॉर द वल्चर्स। जी और हुआ क्या है, डाइक्लोफेनिक तो आजकल बैन कर दिया है जी यूएस जी वगैरह में। हाँ जी अपने यहाँ तो खैर कई सालों के बाद जाके असर होता है। हम्म तो डाइक्लोफेनिक वाज यूज्ड फॉर दी कैटल, गाय के लिए, भैंस के लिए खूब अच्छा यूज हो रही थी। तो एक्चुअली उनमें तो तकलीफ, उसमें तो फायदा हुआ। और हुआ क्या कि जो एनिमल मर गए और उनको डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन दिया गया था, और वो जब वो कार्कस चला गया, उस समय गीत हम लोगों को ध्यान में है कि अगर कोई भी गाय भैंस मर गई तो आधे घंटे के अंदर पूरे आसमान में गीत मर्राने लगते थे। बिल्कुल और वो गीत जब उनको खाना शुरू किए कार्कस को, तो जो डाइक्लोफेनिक का रेसिड्यू था दैट वाज पॉइजन फॉर दी वल्चर्स। और मेन काज वल्चर के गायब होने का हुआ है डाइक्लोफेनिक सोडियम जो इंजेक्शन देते थे। जी सर और वल्चर इसको बैन करने का मेन कारण यही था, एनवायरनमेंट कंट्रोल करना है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। क्योंकि वल्चर तो प्रोटेक्शन में चले गए हैं, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो मेन कारण तो डाइक्लोफेनिक का है। और डिटेल अगर होगा तो हम और आगे तैयारी करेंगे। जी सर। चलिए और कोई क्वेश्चन जी आज के आज आप हमारी परीक्षा देख ले रहे हैं। और नहीं वेरी गुड, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जी सर इनके आपके ग्रेजुएट्स की, तो कई पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। जी सब्जेक्ट वाइज अपन तैयारी करेंगे, और एक दिन में एक सब्जेक्ट लेना है, 2 सब्जेक्ट लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आज बन रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन की क्वेरी होगी तो हमारी ख्याल से आप लोगों को अधिक एडवांटेज होगा। क्वेश्चन जरूर सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए लेक्चर होने हैं, तो आपकी जो क्वेरीज होंगी कुछ भी होगी तो हेजिटेट नहीं करना है। कल का टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं सर, हाँ बिल्कुल सही, वो कर है ना? दीजिए आप, तो हमको तो इजी हो जाएगा। एनिमल न्यूट्रिशन का ही रख लेते हैं सर। हाँ इनका न्यूट्रिशन इसलिए कि मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पड़ेगा। जी प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन भी न्यूट्रिशन से आता है। जी जी तो एनिमल प्रोडक्शन, एनिमल न्यूट्रिशन, जी ये अपन कल दोनों सब्जेक्ट कवर करते हैं आपके। जी एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल प्रोडक्शन, जी सर ये कल हो जाएगा। जी टाइम क्या शूट कर रहा है इन लोगों को? हाँ टाइमिंग और जल्दी जी बताइए। और जल्दी नहीं हो सकता क्या? जी सर जल्दी कर दीजिए। हाँ तो वही हम भी चाह रहे हैं। बदलिए जी, आप बताएं सर 6 बजे से रख अरे लें। हमको तो आप 5 बजे कर दो, 6 बजे कर दो, आपकी इच्छा। बच्चे लोग जो बोले 6 बजे रख लें सभी लोग, एग्री है? बच्चे लोग, आजकल ठंडी का हाँ ठंडी का टाइम है, ठीक है सर 6 बजे का रख लेते हैं ये। ठंडी का टाइम है, किसी के घर में कंप्यूटर की दिक्कत होगी तो उसको फिर जाना पड़ता होगा जी कहीं दुकान वगैरह, मम्मी मना कर देगी, अंधेरा हो गया है, ठंडी होगी। जी टाइमिंग देख लीजिए आप लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं, जो बताइए। सर इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर वीरेंद्र, हाँ पूछिए जल्दी से। बताइए, नहीं आराम से, टाइम तो 1 घंटे की मीट होगी ना। जी सर डॉक्टर वीरेंद्र। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ डॉक्टर सर मेरा एक जी सर। बताइए। सर मेरा एक सवाल था सर,
पहले जो किसान थे सर, जो वो कोलेस्ट्रॉल फीड कराते थे, पहले नुकसान नहीं करता था, बट सब अब बहुत नुकसान करने लगा है सर। नहीं, पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल नुकसान करना नहीं चाहिए किसी हालत में। आप बताओ थोड़ा कैसे नुकसान किया? एक्चुअली में सर जैसे डायरिया हो गई क्या? नहीं नहीं सर, डायरिया नहीं होता, पता नहीं सर, वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल चौक हो जाता है, और जो एनिमल रहता है वो बिल्कुल बैठ जाता है। गाय बैठ जाती है, मतलब हाँ कमजोर। गाय, हाँ सर वो बैठ जाती है बिल्कुल। फर्स्ट काबिंग के बाद? हाँ जी नहीं सर, फर्स्ट कार्विंग हो या कोई भी सेकंड कार्विंग हो, क्योंकि हाँ। सर मैंने 3-4 केस ऐसे देखे हैं, बट मैं हैंडल नहीं कर पाया उनको सर। अच्छा, नहीं तो क्या? सर मुझे भी ऐसे केस मिले थे, लेकिन सर उसको मेंटल डिफिशिएंसी का केस लगा के ठीक हो गया था सर उसको। क्या लगाया? सर मिनरल डिफिशियंसी का मुझे लगा। हाँ, वो मैं अभी सर आने वाला था। ये हो सकता है। इसीलिए मैंने पूछा कि फर्स्ट काबिंग है कि उसके बाद की काबिंग है। नहीं सर उसकी तो, जी जी सर। देखो ऐसा है साइंटिफिकली, पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल आपको एक साथ अधिक नहीं पिलाना है। नहीं सर वो पिला देते हैं, कोई भी 4 किलो पिला दिया, कोई जितना भी निकला जैसे सर नहीं नहीं प्रोडक्शन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 किलो पिलाओगे तो निश्चित तौर पे नुकसान करेगा। आपने बोला चोक कर देता है ना, जी तो जी सर। कोलेस्ट्रॉल तो कोगुलेट होता है, जहां जाएगा स्टमक के अंदर। अभी तो ल्यूमेन है नहीं, जी जी सर। तो कोगुलेट तो करेगा। अब एक्चुअल चोकिंग क्या हो रही है आप जो बोल रहे हो, है ना? नहीं सर वो जो बछड़े को नहीं सर, मैं जो उसी एनिमल को कह रहा हूँ सर मैं। अच्छा, उसी को पिलाते हैं आप? जी 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 सर। तो भैया उसको क्यों पिला रहे हो? प्रोटीन के लिए, है ना? जी जी सर। हाँ तो देखो ऐसा है, कोलेस्ट्रॉल आपने पिलाया है, कंप्लीट सर ल्यूमेन पहले को तो आपने। पूरा, पहले तो सर उसका पूरा मिल्क निकाल लिया, देन उसके अच्छा। बाद पूरा उसी को पिला दिया सर। हाँ तो ऐसा गलती नहीं करना है। जी सर। आप 1 किलो तक पिलाओगे तो मैक्सिमम चलेगा। जी नहीं, जी उसको सर। डाइजेस्ट कौन करेगा? बैक्टीरिया जी प्रोटोजोआ, जी तो वो सब मर जाएंगे, जी सर। है ना? जी मिल्क जी का सर। पीएच टोटली अलग है। ह्यूमन को अल्कलाइन पीएच चाहिए। आपने कंप्लीट अगर कोलेस्ट्रॉल पिला दिया है तो वो तो कोगुलेट करेगा, चोक करेगा। जी जी सर। भाई कोलेस्ट्रॉल आपने थोड़ा गर्म किया, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा अगर अधिक टेम्परेचर कर दिया तो कोगुलेट हो गया। जी और सर। बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। जी सर। ह्यूमन के अंदर तो ऑलरेडी काफी हीट है, हीट ऑफ जी सर। फर्मेंटेशन काफी हो रही है। तो अगर आप इकट्ठा पिला दिए तो कोगुलेट हो नहीं होना भैया, और डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट नहीं करने वाली है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। जी सर। तो चलो साइंटिफिकली यही क्वेश्चन है, आप ह्यूमन में कोई भी चीज डालेंगे, हमने शुरू में क्या बोला था, ग्रेजुअल। नहीं सर, किसान का कहना, पहले तो हम बहुत पिलाते थे, मतलब 10 साल पहले हम इतना 5-5 4-4 किलो पिलाते थे, बट पहले हाँ। कुछ नहीं होता था, आप 2 किलो भी पिला देते हैं, उसमें भी पशु बिल्कुल। नहीं चलो, ऐसा हमारी ख्याल से साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ नहीं बनता कि पहले कोई उसमें अलग चीज रही होगी। अब ये है कि कंपोजिशन थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आज की तारीख में मदर मिल्क में भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पाए जाने लगे हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ सर एक ह्यूमन सिस्टम का भी फर्क हो सकता है सर। नहीं, ह्यूमन सिस्टम देखो ऐसा है, ह्यूमन सिस्टम तो ऐसा है, ये जिस टाइप का फीड खिलाओगे अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया प्रोटोजोआ उसके हिसाब में एडजस्ट करते हैं। अब क्या है, पहले नॉर्मली क्या था, भूसा जानवर चल के आ गया और वही चलता था। अब क्या है, डिफरेंट फीडिंग सिस्टम में ला दिए हैं, उसका फर्क जरूर पड़ेगा। पर निश्चित तौर पर अगर अधिक कोलेस्ट्रॉल पिलाओगे तो उसका उपयोग उतना नहीं हो पाएगा। और ह्यूमन में आप गुड़ अगर अधिक खिला दोगे, अगर तेल अधिक खिला दोगे, तो निश्चित ही ह्यूमन डैमेज हो जाएगा। जी जी सर। तो ह्यूमन का बैक्टीरिया प्रोटोजोआ का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, और कारण और कोई इसके अलावा नहीं हो सकता है। जी सर।
ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। और हम डिटेल देखेंगे, पर हम जो अभी अपने हिसाब बता रहे हैं कि इसके अलावा और कोई रीजन हो नहीं सकता है। जी जी सर। कोलेस्ट्रॉल में क्या है? गामा ग्लोबुलिन है, मैक्सिमम प्रोटीन 16%, 18% प्रोटीन है। तो जब जाएगी तो प्रोटीन का थक्का बन जाएगा, कागुलम बन जाएगा, उसको बैक्टीरिया फर्मेंट नहीं कर पाएगी और वो पूरा चोक करेगा। जी सर। डॉक्टर शुभ्रांशु उपाध्याय जी, पूछिए सर से क्वेश्चन जल्दी। गुड इवनिंग सर। हाँ सुभाष, गुड इवनिंग। और सर मेरा क्वेश्चन था कि क्या पैडी स्ट्रॉ भी सर टॉक्सिसिटी कर सकता है क्या? बिल्कुल, पैडी स्ट्रा एक प्रकार से, पहली बात तो पैडी स्ट्रा अगर पुराना है यस सर। तो उसमें एक फंगस ग्रो करता है, और जो Yes, sir. डैगनेला डिसीज का नाम सुना होगा, यस सर। उससे रिलेटेड है। पहली बात तो ये है, Yes. करनाल में रिपोर्ट की गई थी डैगनेला डिसीज। उसके दो Yes. कारण बताए हैं, एक तो सेलेनियम टॉक्सिसिटी यस और सर। दूसरा फंगल टॉक्सिन। और दूसरा एक इसका एक अलग साइड है, पैडीस्ट्रा कंटेन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्जेलेट, ठीक है ना? कैल्शियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट। इन दोनों से क्या होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बाउंड टू ऑकर। अगर कंटिन्यूस खिलाएंगे तो कैल्शियम टॉक्सिसिटी कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। यस तो सर। ऑक्जेलेट की क्वांटिटी एनिमल कंज्यूम करेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, अब चाहे मिल्क फीवर मान लीजिए, चाहे टिटनी मान लीजिए, ये सभी Yes. प्रकार के रीजन मिल जाएंगे। यस तो सर। टॉक्सिक नुकसानदायक तो है। यस सर। क्योंकि सर ऐसे केसेस मिले हैं कि मतलब पैडी स्ट्रॉ खिलाने के बाद सिम्टम्स अपीयर हुए हैं सर। कुछ नर्वाइन सिम्टम्स अपीयर हुए थे सर। हाँ, वही कैल्शियम डेफिशिएंसी है ना, क्लियर कट है। इसीलिए ध्यान रखिए, जहां भी Yes. पैडी स्ट्रा खिला रहे हैं कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर खिलाएं, तो काफी Okay. डेफिशिएंसी कवर करेगा। यस सर। आपको मिरेकल एडवांटेज मिलेगा। लाइम स्टोन पाउडर, उसको कम से कम 50 ग्राम डेली मिक्स कर दीजिए, तो उससे Yes, sir. फायदा मिल जाएगा। ओके सर। और सर कोदो कुटकी भी होता है सर, तो उसको खिलाने से भी सर टॉक्सिसिटी बहुत हो रही थी सर। हाँ, हमारी- इन सब में एक रीजन है, वही फंगल रीजन है ना? यस और यस दूसरा ध्यान रखिएगा, दिस एस्परजिलस फ्लेवस एफ्लाटॉक्सिन। यस सर। अफ्लाटॉक्सिन भी डेवलप होता है। एस्परजिलस जो फंगस है उसकी ग्रोथ अधिक होती है इनमें, पैरों में। अपन जो पैरा बोलते हैं ना, चाहे Yes, कोदो sir. को पैरा, कुटकी को पैरा है, और वो फंगस ग्रो करता है तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। यस सर। अभी यहाँ पर एक गौशाला में करीब 100 जानवर मर गए हैं, एंड दैट Yes. वाज ओनली एस्परजिलस पॉइजनिंग। अफ्लाटॉक्सिन प्रोडक्शन है, अफ्लाटॉक्सिन टॉक्सिसिटी है, और वो सीरियस अगर कंज्यूम क्वांटिटी अधिक हो गई तो डेथ होती है। दैट इज अफ्लाटॉक्सिकोसिस, Yes, लिवर डैमेज। यस। थैंक यू सर। ओके, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों की जो भी डाउट्स थे सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किए, क्लियर किए हैं, और काफ़ी सर ने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। रीना जी, हाँ पूछ लीजिए सर से, सर का काफ़ी सर टाइम हो गया। कोल्ड एंटीबायोटिक देते, ह्यूमन कंजप्शन करेगा तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा क्या सर? डॉक्टर रीना, जी कंटिन्यूअस एंटीबायोटिक फीडिंग हो रही है कि ओनली फॉर सम टाइम? सर दोनों ही मतलब। हाँ, दोनों में है। तो एंटीबैक्टीरियल रेसिड्यू, सिंपली भी कैसे आजकल जो चल रहा है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, उसका मेन कारण यही है। अगर आपने एंटीबायोटिक किसी भी अपने बर्ड को खिलाया, अंडे में आएगी, रेसिड्यू आता है, और व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दैट एग तो हमारी बॉडी में भी रेसिड्यू जाएगा, और ग्रेजुअली हमारी बॉडी में एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, नुकसान करती है। इसीलिए आजकल कई जगह देखिए आप, अंडे मिल रहे हैं, फ्रेश एग, नेचुरल एग, एंटीबायोटिक फ्री एग। तो नो डाउट अगर एंटीबायोटिक यूज हो रही है तो अंडा हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं है। फॉर सम टाइम अगर एंटीबायोटिक यूज हो रही है
तो साइंटिफिकली उन अंडों को यूज नहीं करना चाहिए, पर कोई भी फार्मर ध्यान नहीं देता है और सभी चीजें मार्केट में बेची जाती है। चलिए रीना जी, आपको आंसर मिल गया है। जी सर, थैंक यू। चलिए, और अगर डाउट होगा क्वेश्चन बनाते रहिए, तो कल न्यूट्रिशन के अलावा वो भी आ जाएगा। कल का टाइमिंग 6 o'clock रहेगा, 6 PM। और अपने आप लोग पहले तो सर की यानी कि एक क्लास हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चनिंग हो वो आप यानी कि सर के सामने रखेंगे, सर आंसर करेंगे। और आज की क्लास मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी लगी होगी आप लोगों को, क्योंकि आप ऐसे रेनॉल्ड पर्सन से मिले हैं आज, जो काफ़ी लोग तो मुझे लगता है कि सर के स्टूडेंट ही रहे हैं, पढ़े ही होंगे। तो अब सर को सुन करके और देख करके बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और सर अब क्लास को एंड करें सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नाइट टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट। ओके, ओके। गुड नाइट एवरीथिंग।